Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 physical and chemical changes। बेटा हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं और कई बार कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते पर चेंज हो रहा होता है। इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों को पढ़ेंगे। बेटा जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्म में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज होता है और वो जो चेंज है उससे आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे पानी से बर्फ़ बना सकते हो, आइस बना सकते हो, वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस पानी को ले जाके हमें फ्रीजर में रख देना है, फ्रिज से आइस ट्रेस को बाहर निकाल देना है तो वापस से वो क्या बन जाएगी, पानी। तो यहाँ पर रिवर्स पॉसिबल है। ऐसे चेंजेस को जहाँ पर रिवर्स पॉसिबल है, सिर्फ फॉर्म या स्टेट में चेंज आ रहा है, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। पर जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर फॉर्म और स्टेट में ही चेंज नहीं होता, कंपोजिशन पूरी तरह चेंज हो जाता है। एक नया ही सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, दूध से दही बन जाना। बेटा अब जो मिल्क में प्रॉपर्टीज़ थी वो शायद दही में नहीं है, या तो जो दही की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नई प्रॉपर्टी उसमें एड ऑन हुई हैं, वो मिल्क में नहीं थी। हम चाय बना सकते हैं दूध से, पर दही से हम चाय नहीं बना सकते, ठीक है। जब आप मिल्क को देखते हो तो वो पूरी तरह लिक्विड होता है, पर जब आप कर्ड को देखते हो, दही को देखते हो, तो वो सेमी लिक्विड होता है ना, या तो आप उसको सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो, थोड़ा सा थिक होता है। फिर मिल्क में आपको लैक्टोस मिलेगा, पर कर्ड में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। तो पूरी तरह कंपोजिशन ही चेंज हो गया। यहाँ लैक्टोस था, वहाँ लैक्टिक एसिड हो गया। बेटा हमारा जो साइंस है वो आज भी इवॉल्व ही कर रहा है, क्योंकि आज हमारे पास हम देखते हैं नई नई रिसर्च रोज हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहले जो हमें पॉसिबल नहीं लगता था वो आज पॉसिबल हो रहा है। आज से 100 साल पहले आप किसी को बोलो कि लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो कोई मानता नहीं, पर अब ये पॉसिबल हो पा रहा है ना। पहले बहुत सारे ऐसे डिसीज़ेस थे जो क्योरेबल नहीं थे, आज हम उनको क्योर कर पा रहे हैं, हमारे पास वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। तो साइंस हमेशा इवॉल्व कर रहा है, आज भी इवॉल्व कर रहा है और आज से 10 साल बाद भी इवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि नई डिस्कवरीज होती रहेंगी, नई टेक्नोलॉजी आती रहेंगी। चेंज टिपिकली रेफर, सब चेंज का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन होना। कई बार ये मॉडिफिकेशन सिर्फ सुधार या चेंज सिर्फ स्टेट में होता है, भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गए। कई बार पूरा पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जब स्टेट में चेंज करने की बात पूछी जाएगी तो आप सीधे लिख देना पानी का बर्फ़ बन जाना, बर्फ़ का वापस से पानी बन जाना, ये सिर्फ स्टेट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। पर कंपोजिशन की जब बात की जाए तो मिल्क से कर्ड बन जाना, दूध से दही बन जाना बेस्ट एग्जाम्पल है। बिहेवियर ऑफ मैटर, बेटा बिहेवियर ऑफ मैटर में आप एग्जाम्पल देना, आयरन इनटू रस्ट। जब आप एक लोहे की कील को, नेल को पानी में छोड़ देते हैं, बारिश के मौसम में बाहर छोड़ देते हैं, तो वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। आयरन जितना हार्ड होता है, रस्ट उतनी ही सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस पैराग्राफ की ये है कि साइंस हमेशा इवॉल्व कर रही है, आज भी कर रही है और आने वाले टाइम में भी करेगी। मैंने बोला ना बेटा, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ चेंजेस को हम नोटिस करते हैं, देख पाते हैं, कुछ चेंजेस हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अल्टरेशन हो रहा है, भले ही अल्टरेशन मॉडिफिकेशन उसकी स्टेट में हो, कंपोजिशन में हो, बिहेवियर में हो, ये कई बार नोन होता है और कई बार अननोन होता है। कई बार नोन भी है और कई बार अननोन भी है। कई बार डिज़ायर्ड भी होता है और कई बार अनडिज़ायर्ड भी होता है। जो चेंजेस, जो ऑल्टरेशन हो रहे हैं आपके आसपास मैटर में, उनकी स्टेट में, उनके बिहेवियर में, कई बार आप उनको जानते हो, समझते हो, है ना। कई बार आप नोटिस नहीं कर पाते, नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। कई बार वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और कई बार वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं भी होते हैं। हमारी एयर की क्वालिटी में जब पोल्यूशन बढ़ जा रहा है तो क्या वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है? बिल्कुल नहीं है ना। तो एयर की क्वालिटी ख़राब होना हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है। अब बेटा सेकेंड की बात करें, डिज़ायर्ड की, तो बेटा मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? क्योंकि मिल्क की अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, कर्ड की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो कर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो
कुछ चेंजेस डिज़ायर्ड होते हैं और कुछ अनडिज़ायर्ड होते हैं। एक दो एग्जांपल्स और देख लो डिज़ायर्ड के। डिज़ायर्ड चेंज में आएगा बेटा आपके फ्रूट की राइपनिंग। आप कच्ची केरी खाते हो और आम खाते हो, दोनों में कितना डिफरेंस है। कच्ची केरी बहुत ही खट्टी होती है, आम बहुत ही मीठा होता है, तो है ना। आम मैंगो के बिना सोच सकते हो आप, फ्रूट का क्या बोलते हैं उसको, किंग बोलते हैं ना शायद, फलों का राजा आम। तो आम कब बनता है, जब फ्रूट राइप हो जाता है। तो फ्रूट का राइप हो जाना डिज़ायर्ड चेंज है। पर वहीं पर जब हमारा आयरन उसकी ऊपर रस्टिंग हो जाती है तो वो क्या डिज़ायरेबल है, वो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है, वो अनडिज़ायर्ड है। तो कुछ चेंजेस नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, कुछ डिज़ायर्ड होते हैं, कुछ अनडिज़ायर्ड होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे वेरिएशंस हो रहे हैं आसपास। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हम रिसेंट टाइम में देख रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। आज हमें इर्रेगुलर रेनफॉल देखने को मिल रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, तो ये हमारे लिए तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्या ये सडनली हुआ होगा कि हमने परसों जो किया था उसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है और आज जो करेंगे उसका इम्पैक्ट कल देखने को मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ये बहुत स्लोली हुआ एक चेंज है और टाइम बीइंग ये एक्यूमुलेट होता गया और आज हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रही हैं, है ना, रेनफॉल इरेगुलर होती जा रही है। अब बेटा हम कुछ वो चेंजेस को देखेंगे जो हम हमारे आसपास ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू सैपलिंग, सीड से सैपलिंग बन जाना, सैपलिंग से प्लांट बन जाना, पत्तियों का पीला हो जाना, बच्चे का बड़ा हो जाना और एडल्ट बन जाना। देखो, आपने सीड से सैपलिंग बनते देखा, सैपलिंग से प्लांट बनते देखा, पत्तियों को पीला होते हुए देखा, बच्चे को एडल्ट बनते देखा। ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जो हम हमारे आसपास ऑब्जर्व करते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे चेंजेस को भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कर्ड फ्रॉम मिल्क, रोलिंग ऑफ चपाती फ्रॉम अ बॉल ऑफ डो। आटे की जो लोई होती है उससे हम एक पूरी रोटी बना देते हैं, ये चेंज भी आपने देखा होगा। दूध से दही बन जाना भी आपने देखा होगा, कैंडल को जलते हुए देखा होगा, बर्फ़ को पिघलते हुए देखा होगा, कांच को टूटते हुए देखा होगा, जंग लगी खील भी देखी होगी, डिज़ोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हाँ, अब ये लग रहा होगा कि मैडम हम ये कैसे देख पाएंगे डिज़ोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो बेटा जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो बबल्स बाहर आते हैं, वही, ठीक है। फिर आपने पेपर को जलते हुए भी देखा होगा, एटसेट्रा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी। जब भी आप थम्स अप की बॉटल को, कोको कोला की बॉटल को थोड़ा सा शेक करो और फिर खोलो, वो बाहर की तरफ आ जाती है। वो किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वैरायटीज़ ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं उन्हें ही हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा कैसे हम चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। चेंजेस को हमने क्लासीफाई किया है बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। पहला, कुछ चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है। कुछ पीरियोडिक होते हैं, कुछ नॉन पीरियोडिक होते हैं, कुछ हम रिवर्स कर पाते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं जिनको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमको इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो पहले फास्ट एंड स्लो चेंजेस को पढ़ेंगे। फास्ट एंड स्लो चेंजेस, तो बेटा जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें कुछ टाइम तो लगता ही है अकर होने में, है ना। ऐसे नहीं होता है कि कोई टाइम ही नहीं लगा, हर चेंज को कोई ना कोई टाइम तो लगता ही है होने में। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत कम समय में हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाते हैं। तो बेटा फास्ट चेंजेस क्या है? वो चेंजेस जो फ्यू सेकेंड्स में, फ्यू मिनट्स में हो जाए उन्हें हम फास्ट चेंजेस कहेंगे। अब एग्जांपल क्या देंगे आप फास्ट चेंजेस का? मैम ने पूछा अगर एग्जाम में तो आप बताएंगे लाइटनिंग अ मैच स्टिक, माचिस को जलाना, कुछ सेकेंड ही लगते हैं उसमें। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, फटाके का फूटना, है ना। ये काय के एग्जाम्पल है आपको फास्ट चेंजेस के। फास्ट चेंजेस के दो एग्जाम्पल बोलो, लाइटनिंग अ मैच स्टिक, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। बेटा अगर कोई कांच का टुकड़ा आपके हाथ में है
आपने उसको नीचे गिराया, वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, वो भी कुछ सेकंड्स में। तो वो भी काय का एग्जाम्पल है, फास्ट चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। आप किसी न्यूज़पेपर के बंच में आग लगाओ तो फटाफट से वो न्यूज़पेपर जल जाएगा, तो वो भी काय का एग्जाम्पल है फास्ट चेंजेस का। कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए गए हैं फास्ट चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने भी बताया, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, गैस भी फटाफट से जल जाती है, कुकिंग ऑफ फूड। मैगी की बात कर रहे होंगे शायद ये लोग, क्योंकि मैगी ही है जो 2 मिनट में बन जाती है, बाकी तो टाइम लेते ही हैं। और क्या जल्दी बन जाता है, हाँ रोटी जल्दी बन जाती है, एक रोटी की बात करें तो बहुत सारी बनानी हो तो टाइम लेती है। चलो, तो बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, कांच का टूटना, ये सब भी फास्ट चेंजेस हैं। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा जो आवर्स में होते हैं, डेज में होते हैं, मंथ में होते हैं, इवन कुछ चेंजेस तो ईयर्स भी ले लेते हैं। ऐसे चेंजेस जो लंबा टाइम लेते हैं, बहुत टाइम बाद होते हैं, उन्हें हम स्लो चेंजेस कहते हैं। ठीक, कोई बात। येलोइंग ऑफ लीव्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में नहीं होती, पत्तियाँ एक दिन में पीली नहीं होती बेटा, कई बार इन्हें कुछ आवर्स लग जाते हैं, कुछ डेज लग जाते हैं, 3 4 5 10 दिन लग जाते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती हैं, तो इन्हें हम स्लो चेंजेस कहते हैं। क्या कभी आपने देखा है ऐसे कि आज बेबी हुआ और कल इतना बड़ा हो गया, एडल्ट बन गया? ऐसे भी पॉसिबल नहीं, धीरे धीरे बेचारा बड़ा होगा, है ना। फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस आर ग्रोइंग ऑफ बेबी इनटू एडल्ट। बेटा उसको, एक बेबी को एडल्ट बन जाने में 13 14 साल लग जाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, केरी को आम बनने में, है ना। रॉ पपाया से राइपन पपाया बनने में टाइम लगता है ना कुछ। ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू सैपलिंग। बेटा आप जैसे घर के मैं एग्जांपल की बात कहूँ बताऊँ तो जब हम मूंग को अंकुरित होने के लिए रखते हैं, स्प्राउट्स बनाने के लिए रखते हैं, चनों को स्प्राउट्स बनाने के लिए रखते हैं, तो कम से कम 12 15 घंटे तो उसमें भी लग जाते हैं। तो सीड को सैपलिंग बनने में भी कुछ आवर्स लग जाते हैं, और फिर उस सैपलिंग से प्लांट बनने में फिर टाइम लगता है। तो इनको हम क्या कहेंगे, स्लो चेंजेस। अब आप क्या सोचते हैं कि कर्ड मिल्क से कितने टाइम में बन जाता होगा? वॉट अबाउट मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो जब हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से, तो उसमें भी सेवरल आवर्स लगते हैं, कई बार हम ओवरनाइट रख देते हैं, गर्मियों के दिनों में 4 5 घंटे में भी बन जाता है, ये एक स्लो चेंज है। इसी तरीके से सीजन्स का जो चेंज होना होता है वो भी इमिडिएटली नहीं होता है, एटलीस्ट 2 3 मंथ तो एक सीज़न लेता ही है। These seasons take months to change. So changing of season is also a slow change. कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना भी स्लो चेंज है, सीजन का चेंज होना भी स्लो चेंज है। अब हम पढ़ेंगे डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। तो हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं, ठीक है। क्या जो भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं सारे ही यूज़फुल हैं, सारे डिज़ायरेबल हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है फूड के साथ। अगर आपने सुबह सब्जी बनाई है और उसको आपने प्रॉपरली रेफ्रिजरेट नहीं किया टाइमली 4 5 घंटे में, तो बाहर रखे रखे ख़राब हो जाएगी। तो क्या ये डिज़ायरेबल चेंज है? बिल्कुल नहीं भाई। सुबह सब्जी बनाई है हमने, क्या उसका 12 1 बजे ख़राब होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं बात। तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज हुआ। चलो, तो वो चेंजेस जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं उन्हें हम डिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं। जैसे खाना बनना, कच्चा बैगन आप खा के देखो, और क्या खा सकते हो, कच्चे चावल दाल खा के देखो, मज़ा ही नहीं आएगा। पर वहीं दाल चावल बन जाए, बैगन की सब्ज़ी बन जाए तो कितना अच्छा लगता है। मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो भी डिज़ायरेबल है। खाने का बन जाना भी डिज़ायरेबल है। फ्रूट्स का पक जाना, राइपन हो जाना भी डिज़ायरेबल है। ये जो जितने भी चेंजेस अभी बताएं ये सारे कैसे थे, डिज़ायरेबल। दीज चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय मैन एंड नेचर बोथ। फल का पक जाना ये नेचर है, हमारा फूड को बना लेना हमारा चेंज है, मैन का चेंज है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना मतलब प्लांट्स का अपना फूड बनाना, वो भी नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो डिज़ायरेबल चेंजेस हैं ये नेचर भी करता है और कई बार हम इंसान भी। बेटा वहीं दूसरी तरफ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उन्हें हम अनडिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल,
पेट्रोल जलना तो ठीक है, हम खुश होते हैं गाड़ी चला पा रहे हैं, पर उससे जो हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा जो धुआं है फैक्ट्री से निकलने वाला, व्हीकल से निकलने वाला, क्या ये डिज़ायरेबल है? नहीं, ये बिल्कुल अनडिज़ायरेबल है। तो पेट्रोल को जलना हम लोग सोचते हैं सही बात है भाई, तभी तो गाड़ी चलेगी, हम यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, तो ये ठीक है। पर उस पेट्रोल के जलने से जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस का जो एमिशन होता है, वो तो अनडिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल चेंज है। रोटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का, फलों का खराब हो जाना, ये भी अनडिज़ायरेबल चेंज है। अर्थक्वेक किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है, तो अनडिज़ायरेबल है। वॉल्केनिक एरप्शन अनडिज़ायरेबल है। बाढ़ आना, बेटा बारिश होना हम सबको अच्छा लगता है, बारिश होनी चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमारे रिवर्स पॉन्ड्स को पानी मिल जाता है, पर इतनी भी ना हो कि बाढ़ आ जाए, फ्लड्स किसी को पसंद नहीं है, अनडिज़ायरेबल है। खाने का ख़राब हो जाना, लोहे पे जंग लग जाना, श्योरिंग ऑफ मिल्क, बेटा दही बनना अलग बात होती है और दूध का ख़राब हो जाना बात अलग होती है। आपने जब दूध को गुनगुना गर्म किया, उसमें थोड़ा सा दही डाला और फिर वो जब दही बन गया, तो उस दही की बात अलग होती। मिल्क का रखे रखे ख़राब हो जाना वो किसी काम का नहीं रहता है बेटा। तो ये सब क्या है? अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। वॉल्केनिक eruption, earthquake, rotting of food, rotting of vegetables, emission of harmful gases, these all are example of अनडिज़ायरेबल चेंजेस। देखेंगे पीरियोडिक चेंजेस को और नॉन पीरियोडिक चेंजेस को। तो आप सबको पता है कि अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, 24 घंटे में अर्थ अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करती है, और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में उसे अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये 6 आवर्स पूरे नहीं होते हैं, इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप क्या लिखें? 365.25 डेज। ठीक है, तो एक रोटेशन 24 घंटे में, एक रेवोल्यूशन 365.25 डेज में। जबकि जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, वो कंप्लीट करता है अपने वन ऑस्किलेशन को 1 सेकेंड में। सनराइज सनसेट भी टाइमली होते हैं। तो ये जितने भी मोशंस हैं, इनको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक, है ना। द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिपीट्स इटसेल्फ, और ये जितने भी मोशन हो रहे हैं, दिन रात कंटिन्यूसली हो रहे हैं, सीजन कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, तो ये जो मोशन है ये रिपीट हो रहे हैं एक फिक्स टाइम के बाद, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे पीरियोडिक चेंजेस। द चेंजेस विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो चेंजेस जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस से होंगे, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? पीरियोडिक चेंजेस की कैटेगरी में आएंगे। पर यहाँ पर कुछ मोशंस ऐसे भी होते हैं जो नॉन पीरियोडिक हैं, जो टाइमली नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछेगा पीरियोडिक चेंजेस की तो एग्जांपल दो, तो आप रोटेशन रेवोल्यूशन दे देना, ठीक है। अब नॉन पीरियोडिक मोशन पूछा जाएगा तो उसका क्या एग्जांपल दोगे भाई? वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक एरप्शन। क्या ये ऐसे होता है कि भाई फिक्स टाइम पे ही होगा, हर 6 महीने में होगा, हर 4 महीने में होगा? अगर इतना आसान हो जाएगा जीवन, अगर ये हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हर 6 महीने में होगा, हर 8 महीने में होगा, फ्लड हर 3 महीने में आएगी, तो जो लॉसेस होते हैं हम उससे मिटिगेट कर पाएंगे, लॉसेस को कम कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है बेटा, ये बिल्कुल नॉन पीरियोडिक होते हैं। अर्थक्वेक कब आएगा, लैंडस्लाइड कब होगी, रेनफॉल कब होगी, कब नहीं होगी, ये सब नॉन पीरियोडिक मोशन है। तो कुछ और भी मोशंस होते हैं जो रिपीट अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल के बाद नहीं करते हैं, फिक्स टाइम के बाद नहीं करते हैं। जैसे होते हैं ये मोशन, बीटिंग ऑफ ड्रम, हार्ट बीट ऑफ सिक पर्सन। बेटा सिक पर्सन की हार्ट बीट की बात हो रही है, नॉर्मल पर्सन की नहीं हो रही है ना, हमारी नहीं हो रही, क्योंकि हमारी तो रेगुलर है। सिक पर्सन की हार्ट बीट, ड्रम का बीट होना, ये भी फिक्स पीरियड के बाद नहीं होते। दिस टाइप ऑफ चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो अपने आप को रिपीट तो करते हैं पर इरेगुलर इंटरवल पे करते हैं। चेंजेस तो हो रहे हैं पर उनका टाइम डिसाइडेड नहीं है कि भाई इसी टाइम ये होगा और इस टाइम ये नहीं होगा। ये जो टाइप है चेंजेस का, जहाँ पर रिपीटेशन तो होता है पर उस रेपुटेशन का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, इरेगुलर इंटरवल्स के बाद होता है, नहीं नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। जैसे वॉल्केनो का एरप्ट हो जाना, ग्रोइंग ऑफ अ बेबी इनटू एडल्ट, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, अर्थक्वेक, ये सारे नॉन पीरियोडिक चेंजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो वो चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें हम एक इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक रिवर्सिबल होगा, दूसरा नॉन रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। अब इन चेंजेस को समझने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। पहली एक्टिविटी,
बेटा ये पैराग्राफ जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से सुन ले। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास जिनको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और इस कैटेगरी को समझने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो पहली एक्टिविटी है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंज आता है पेपर में जब हम उसे फोल्ड करते हैं। एक शीट ले लो पेपर की, उस शीट को लेके आप उसको फोल्ड कर दो और एक बोट बना दो, एक प्लेन बना दो। फिर उसे अनफोल्ड कर दो। क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या पेपर के साइज़ में कोई चेंज आया? नहीं आया। आपने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड करके एक बोट बना दी या एक प्लेन बना दिया। तो मुझे बात बताओ, उसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो उसके साइज़ में, पेपर के साइज़ में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो साइज़ होगा पेपर का वो सेम ही रहेगा, है ना। कंक्लूजन है कि जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसे हम अनडन कर सकते हैं। फोल्डिंग ऑफ पेपर कैन बी अनडन। सो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल चेंज। पहले आपने एक अच्छे खासे पेपर से बोट बना दी, फिर इस बोट को चेंज करके वापस से पेपर बना दिया, ये रिवर्सिबल हुआ। अब इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो इस एक्टिविटी में हमें ये बताना है कि सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द सोल्यूशन इन वाटर। मटेरियल क्या क्या चाहिए? एक गिलास पानी चाहिए, एक गिलास चाहिए, पानी चाहिए, बर्नर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, एक बाउल चाहिए। प्रोसीजर है कि कुछ नमक लो, ग्लास में मिला दो, जब तक मिलाते जाओ जब तक वो कम्प्लीटली घुल ना जाए। फिर इस मिक्सचर को बोल में डाल दो और बर्नर पे उसे गर्म करते रहो, उबालते रहो, उबालते रहो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब पूरा के पूरा पानी एवोपरेट हो जाएगा तो सिर्फ बर्नर के ऊपर जो बोल रखा है उसमें क्या बचेगा? सॉल्ट। तो कंक्लूजन है कि हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं वाटर सोल्यूशन से। किस प्रोसेस से? एवोपरेशन की प्रोसेस से। इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने नोट किया कि चेंजेस को अनडन कर पा रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे हैं। बेटा ये जो चेंजेस अभी हमने देखे, पेपर को फोल्ड करने वाला चेंज हो, बोट बनाने वाला, या तो फिर वाटर में पहले सॉल्ट मिलाओ, फिर उस वाटर को एवापरेट करके सॉल्ट अलग कर लो, ये दोनों ही कैसे थे? रिवर्सिबल चेंज थे। तो जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? टेम्पररी। अब एक्टिविटी 3 करेंगे तो हम ये पढ़ पाएंगे इस एक्टिविटी से कि सॉलिड कैसे लिक्विड बन जाता है। टू स्टडी द चेंजेस व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड आर हीटेड। सॉलिड और लिक्विड को हीट करो तो क्या होता है? मटेरियल भैया, एक आइस क्यूब चाहिए, एक ग्लास पानी का चाहिए, एक ग्लास चाहिए और पानी भी चाहिए। कुछ आइस क्यूब्स लो, कुछ पानी लो, दोनों को गर्म करो। तो क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, हमने जब आइस क्यूब को हीट दी तो आइस पानी बन गई, पर जब हमने पानी को रेफ्रिजरेट में ठंडा किया तो बर्फ़ बन गया, है ना। इसी तरीके से जब पानी को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगी, वाटर वेपर को ठंडा कर देंगे, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो लिक्विड वाटर बन जाएगी। कंक्लूजन, इनसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, कि चेंजेस कैन बी अनडन और रिवर्स्ड। देयरफॉर वी कैन से रिवर्सिबल चेंजेस इज टेम्पररी। इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस टेम्पररी हैं, वो चेंज हो जाएंगे। इन चेंजेस में मेल्टिंग आता है, फ्रीजिंग आता है, एवापोरेशन आता है, कंडेंसेशन आता है। बेटा बर्फ़ से पानी बना लेना, पानी से बर्फ़ बना लेना, एवापोरेट पानी को कर देना, एवापोरेशन जो वाटर वेपर है उससे वापस से पानी बना लेना, ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी है। यहाँ पर रिवर्स पॉसिबल है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं क्या आपको? चलें अब आगे। तो बेटा जब हमने एक्टिविटीज़ 1, 2, 3 देखी, जिसमें एक में पेपर को फोल्ड किया, एक में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन और कंडेंसेशन हुआ, तो ये सब क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस हैं। फोल्डिंग, डिज़ोल्विंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब रिवर्सिबल चेंजेस हैं। बेटा ये सारे जो चेंजेस हमने देखे वो रिवर्सिबल थे, पर क्या सारे ही चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे ये समझ जाए कि सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। पहला एक्टिविटी में हम नॉन रिवर्सिबल चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस को देखेंगे। फ्लावर चाहिए, सीमेंट चाहिए, वाटर चाहिए।
आपको थोड़ा सा फ्लावर लेना है, सीमेंट लेना है, वाटर लेना है, इस फ्लोर को बना लेना है, सीमेंट और आटे को मिला लेना है पानी के साथ, है ना, मतलब डो बना लेना है, एक नया मटेरियल बन गया। व्हेन फ्लोर और सीमेंट इज मिक्स, फ्लोर सीमेंट को मिक्स किया पानी के साथ, तो क्या आप इसमें से आप आटा वापस निकाल पाओगे, सीमेंट वापस निकाल पाओगे, पानी वापस निकाल पाओगे? ऑब्जर्वेशन, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब आटे को सीमेंट से मिलाया गया तो एक नया सब्सटेंस बन गया। इस सब्सटेंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, वापस से सीमेंट और आटा अलग अलग नहीं हो पाएगा, ना ही तो फ्रीज करके, ना मेल्ट करके, ना एवोपरेट करके, संभव ही नहीं है। कंक्लूजन, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे के सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं। फॉलोइंग चेंजेस भी नॉन रिवर्सिबल हैं। इसके लिए आपको चाहिए रोल चपाती, रॉ एग और केक मिक्सचर। पहले रोल चपाती को बेक कर लो, रॉ एग को बॉईल कर लो और केक मिक्सचर को बेक कर लो। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया? मैं तो ये ऑब्ज़र्व किया कि हम इस कच्चे अंडे को खाते तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, अब पका हुआ अंडा खाएंगे टेस्टी लगेगा। रोटी कच्ची तो खा नहीं पाते, अब बन गई है तो खा सकते हैं बटर के साथ, सब्ज़ी के साथ। हाँ भाई, केक मिक्सचर तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते, पर बना हुआ केक आप छोड़ नहीं सकते, है ना, पूरा जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब चपाती को बेक कर लिया, अंडों को उबाल लिया और केक को बना लिया, तो इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। इस बने हुए केक से हम वापस आटा नहीं ला सकते, उबले हुए अंडों को कच्चे अंडों में नहीं बदल सकते और पकी हुई रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते। तो फिर हम कंक्लूड करते हैं कि ये चेंजेस कैसे थे, नॉन रिवर्सिबल। नेक्स्ट, जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर लेते हैं तो वो भी इरिवर्सिबल होता है। एक पेपर का पीस चाहिए, कोल चाहिए, वुड चाहिए, मैचस्टिक चाहिए। प्रोसीजर, कागज़ का एक टुकड़ा लो, 3-4 छोटे कोल के टुकड़े ले लो, एक छोटा सा लकड़ी का लॉग ले लो, इन सबको जला दो माचिस की हेल्प से। क्या ऑब्जर्व किया आपने? फाइनली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जले हुए सब्सटेंस रिवर्स नहीं हो सकते। स्मोक, ऐश क्या कन्वर्ट हो सकती है वापस से पेपर में, कोल में और वुड में? पॉसिबल ही नहीं है। एक बार कागज़ जल गया तो जल गया। कंक्लूजन, तो हम यहाँ से भी ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो चेंजेस थे किसी चीज़ को जलने के, भले वो लकड़ी हो, कोयला हो या वुड हो, ये इरिवर्सिबल है। तो बेटा, जो आपने एक्टिविटी 4th, 5th और 6th की है, अच्छी थी सारी एक्टिविटी। इनमें आपने देखा कि ये रिवर्स नहीं हो सकती, ये अनडन नहीं हो सकती, ये रिवर्स नहीं हो सकती, ये इरिवर्सिबल है। तो वो चेंज जो अनडन नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जो इरिवर्सिबल चेंज है ये परमानेंट है। बेटा, अभी हमने रिवर्सिबल चेंजेस में पढ़ा था कि वो नॉन परमानेंट थे, परमानेंट नहीं थे। पर रिवर्सिबल चेंजेस जहाँ परमानेंट नहीं होते हैं, वहीं इरिवर्सिबल चेंजेस परमानेंट होते हैं। अब इनको आप चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट चेंज हो गया है। इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल है परमानेंट चेंजेस। तो बेटा, जो एक्टिविटी आपने 4, 5, 6 की है, भले ही उसमें सब्सटेंस को मिक्स किया हो, किसी सब्सटेंस को हीट किया हो या बेक किया हो या जला दिया हो, ये सारे के सारे का एग्जांपल थे इरिवर्सिबल चेंजेस। रोटी बन जाए तो उससे आटा नहीं बन सकता, एक बार केक पैक हो जाए तो उससे फिर से फ्लावर नहीं बन पाएगा, है ना। कागज़ जल गया तो जल गया, उससे वापस से कागज़ बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बेटा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल चेंज को अनडन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पानी से बर्फ से पानी बना सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस को आप अनडन नहीं कर सकते, जले हुए कागज़ से आप वापस कागज़ नहीं बना सकते। जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, जबकि कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ये परमानेंट होते हैं। इरिवर्सिबल परमानेंट है, वहीं पर रिवर्सिबल नॉन परमानेंट है या टेम्पररी है। जब आप डिज़ोल्व कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो किसी सब्सटेंस को, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। जब आप मिक्सिंग कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं,
ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं, तो ये सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को। तो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हम फिजिकल और केमिकल चेंज की कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम फिजिकल चेंज को पढ़ेंगे। तो वो चेंज जो सब्सटेंस में इस तरीके से हो कि उसके शेप को बदल दे, साइज़ को बदल दे, उसके स्टेट को बदल दे, वो चेंज जो किसी सब्सटेंस में हो रहा है और होने के बाद उसकी शेप को चेंज कर रहा है, उसके साइज़ को चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। प्रॉपर्टीज़ जैसे कि साइज़, शेप, कलर, फिज़िकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? किसी भी सब्सटेंस का साइज़, शेप, कलर, है ना, उसकी फिज़िकल स्टेट। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिज़िकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिज़िकल चेंज। अगर आपसे कोई पूछे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आप बताना वो प्रॉपर्टी जो साइज़ की बात करे, शेप की बात करे, कलर की बात करे, फिज़िकल स्टेट की बात करे, है ना, किसी भी सब्सटेंस की, तो उसे ही हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बहुत सारे जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, मोस्ट लिखा है, सारे फिज़िकल चेंजेस नहीं बेटा, मोस्ट फिज़िकल चेंजेस, सारे फिज़िकल चेंजेस नहीं, मोस्ट फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिर से मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, अगर पूछा जाए ऑल फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल तो ये सेंटेंस गलत है। मोस्ट फिज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे भी फिज़िकल चेंजेस होते हैं बेटा जो रिवर्सिबल नहीं होते। अब हम फिज़िकल चेंजेस को कुछ एक्टिविटीज़ से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं साइज़ और शेप में चेंज हो जाना। एक स्प्रिंग चाहिए हमें, एक रबर बैंड लो, उसको स्ट्रेच करो। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उसका साइज़ और शेप बदल गया। ऐसे ही स्प्रिंग को जेंटली रिलीज़ करो, क्या ऑब्जर्व किया आपने, उसका साइज़ और शेप, ठीक है, क्या वो पहले जैसा ही है कि बदल गया है? क्या कोई नया सब्सटेंस बना है कि नहीं बना है? जब हमने स्ट्रेच किया, रिलीज़ किया स्प्रिंग को, तो कोई नया सब्सटेंस बना। तो हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है जब हमने स्ट्रेचिंग की तो साइज़ और शेप में अंतर आया रबर बैंड के। बेटा कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि रबर बैंड को जब स्ट्रेच किया तो उसका साइज़ तो चेंज हो गया पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेचिंग और रिलीजिंग ऑफ रबर बैंड। ये चेंजेस टेम्पररी थे, रिवर्सिबल थे। अब हम फिज़िकल चेंज को फिर से ऑब्जर्व करेंगे, साइज़ और शेप में कैसे चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। एक बलून लेते हैं, एक बलून लो, उसको इन्फ्लेट कर दो, उसमें हवा भर दो। क्या ऑब्जर्व किया, उसका साइज़ और शेप दोनों चेंज हो गए। अब डिफ्लेट कर दो बलून को, वापस से उसकी हवा निकाल दो। क्या ऑब्जर्व किया, बेचारे का साइज़ फिर से ओरिजिनल हो गया, लगभग ओरिजिनल की तरह ही हो गया। क्या नया सब्सटेंस बना इन्फ्लेट करते टाइम या डिफ्लेट करते टाइम? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने ऑब्जर्व किया जब हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो उसका साइज़ और शेप ज़रूर चेंज हो जाता है। डिफ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करते, इन्फ्लेट, डिफ्लेट। बेटा ये डिफ्लेट है ना, मैंने डिफ्लेक्ट बोला हो तो ध्यान से सुनना। डिफ्लेट, इन्फ्लेट मतलब हवा भर देना, डिफ्लेट मतलब हवा निकाल देना। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ओरिजिनल साइज़ में वो बेचारा वापस आ गया था। तो जब हम इन्फ्लेट करते हैं बलून को तो उसका शेप और साइज़ चेंज होता है, पर जब हम डिफ्लेट कर देते हैं बलून को तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाता है। थोड़ा बहुत उसका साइज़ बढ़ ही जाता है बेटा। कंक्लूजन, कोई नया सब्सटेंस बना क्या इन्फ्लेट करते टाइम या डिफ्लेट करते टाइम? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चेंज भी टेम्पररी था और रिवर्सिबल भी था। अब हम बात करेंगे फिज़िकल चेंज की, चेंज इन फिज़िकल स्टेट। क्या मटेरियल चाहिए? पानी चाहिए, बोल चाहिए, बर्नर चाहिए, प्लेट चाहिए। आप कुछ पानी ले लो बोल में, उसको गर्म करते रहो। आपने देखा होगा स्टीम राइज़ करने लगेगी। जो स्टीम है वो वाटर ही है पर डिफरेंट फॉर्म में है। नाउ होल्ड अ प्लेट ओवर द राइजिंग स्टीम। एक प्लेट जहाँ पर आपको स्टेम राइज होती हुई दिख रही है उसके ऊपर एक प्लेट रखो। आपने क्या ऑब्जर्व किया, कोई नया सब्सटेंस बना है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑब्जर्वेशन ये है कि लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर फर्स्ट गेट चेंज इनटू गैस। जो लिक्विड वाटर था वो गैस में चेंज हो गया और वापस से ये गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कंक्लूजन कि चेंज तो हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस बनी, गैस से फिर वो लिक्विड बन गया पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। पानी 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 ही था। अब हम पढ़ेंगे बेटा
फिजिकल चेंज, नो चेंज इन मास। आप एक वो ले आओ, वेइंग मशीन ले आओ, मतलब नापने तोलने की जो मशीन होती है, सॉलिड बैग्स ले आओ, बीकर और बर्नर ले आओ। प्रोसीजर, जब हम सॉलिड बैग्स को बीकर में डालेंगे और उसको वेट करेंगे, इस मास को आप नोट कर लेना। अब वैक्स को मेल्ट कर लो और फिर बीकर में जो मोल्टन वैक्स है उसको भी वेट कर लो, है ना। दोनों के मास को लिख लो, पहले सॉलिड वैक्स को भी, लिक्विड वैक्स को भी। आपने देखा होगा यहाँ मास में कोई चेंज नहीं आया है। तो कई बार फिजिकल चेंज होता है तो मास में कोई चेंज नहीं आता है। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज के टाइम पे कोई मास में चेंज नहीं आता है। कंक्लूजन था आपका इस एक्टिविटी का, ठीक है। हम एक फिजिकल चेंज को पढ़ेंगे जहाँ पर कलर में चेंज आ रहा है। मटेरियल रिक्वायर्ड, एक थिन आयरन रॉड चाहिए और एक बर्नर चाहिए। प्रोसीजर, जब हम आयरन रॉड को एक हैंड से पकड़ेंगे और दूसरे टाइप से उसको हीट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा जब वो हीट हो जाएगा बर्नर के ऊपर तो आयरन की रॉड रेड हो जाएगी, बिल्कुल रेड हॉट, और चमकने लग जाएगी। आप इसको बर्नर से नीचे कर दो तो आयरन रॉड का फिर से चेंज कलर हो जाएगा और वापस से वो अपने कलर में आ जाएगी जैसे ही ठंडी होगी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि चेंज में कलर तो आया पर ये रिवर्सेबल था और कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। रॉड को गर्म किया तो वो लाल हो गई, ठंडी किया तो वापस से ओरिजिनल कलर में आ गई। बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो आपको एज इट इज़ लर्न कर ही लेना है। आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे ही जाएंगे फिजिकल चेंज के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल चेंज के अब हम पढ़ेंगे। पहला, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ये आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आपको याद कर लेना है, पर बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल कंपोजिशन जो होगा ओरिजिनल सब्सटेंस का वो भी चेंज नहीं होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो फिजिकल चेंज होगा तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल चेंज का कि जो केमिकल कंपोजिशन है ओरिजिनल सब्सटेंस का वो भी चेंज नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा। मोस्ट फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। फिर से ध्यान रखना बेटा, मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा। मतलब कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। दिमाग चल रहा होगा कि भाई ऐसा भी क्या होगा जो परमानेंट भी होगा और इरिवर्सिबल भी होगा, साथ ही साथ फिजिकल चेंज भी होगा। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, अभी हमने क्या बोला कि जो मोस्ट फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पर मोस्ट क्यों लिखा है, ऑल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे आपके पास अगर इतना बड़ा मिरर था, किसी वजह से वो मिरर टूट गया, छोटे छोटे मिरर में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया, तो क्या में कोई इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आया? ये भी कांच था, ये भी कांच था। आप उस छोटे टुकड़े को भी उठा कर देखोगे तो आपका फेस उस पर आपको दिख जाएगा। पर क्या इस छोटे छोटे टुकड़े से तुम बड़े कांच को बना सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो उसको वापस से इस फॉर्म में? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब तो ये क्या हो गया, परमानेंट भी हो गया और रिवर्सिबल भी हो गया, इरिवर्सिबल भी हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन रीजन में पूछा जा सकता है। ऑल फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी और रिवर्सिबल, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स है। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। कांच का टूट जाना परमानेंट भी है और इरिवर्सिबल भी है। एक फिजिकल चेंज यूजुअली accompanied by change in shape, size and state। फिजिकल चेंज में हमने देखा है कई बार शेप चेंज होता है, कई बार साइज और कई बार स्टेट। फिजिकल चेंज में मास में चेंज नहीं आता है, ठीक है। वो सब्सटेंस जो फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व है उसके मास में कोई चेंज नहीं आता है। अभी हमने देखा था ना, सॉलिड वैक्स का वजन भी वही था और लिक्विड वैक्स का वजन भी वही था। यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ना ही तो लॉस होता है एनर्जी का, ना ही तो कोई गेन होता है। एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, शुगर को वाटर में मिला देना,
बर्फ़ को पिघला देना, कपड़ों को सुखा देना और पेपर को कट कर देना। ये आपका काम है बेटा, आप करेंगे कि आपके आसपास जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं उसको इस टेबल में फिल करना। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंजेस के यूजेस को। पढ़ रहे हैं फिज़िकल चेंजेस के यूजेस को, तो भाई पानी तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, तभी तो हम घर में बर्फ़ जमा सकते हैं, है ना। स्टीम बाथ ले सकते हैं, स्टीम से इंजन चल सकता है, रेन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, सॉल्ट कलेक्ट कर सकते हैं सी से। सॉलिडिफाइंग कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ड्राई आइस, ड्राई आइस बनाने के लिए हम सॉलिडिफाई कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और इससे जो टेम्परेचर होता है उसे कम रख सकते हैं, है ना। हमारी आइसक्रीम्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, वो मेडिसिन्स जो कम टेम्परेचर पे रहती हैं, वो आइसक्रीम जिन्हें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए तभी तो वो आइसक्रीम बनी रहेंगी, तो उसके लिए हम सॉलिडिफाई कर देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, फिज़िकल चेंज का। ड्राई आइस किससे बनती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर देते हैं, और इसका यूज़ कहाँ पर है, मेडिसिन्स को ठंडा रखने के लिए और आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए, मतलब टेम्परेचर ऐसा बना रहे जिससे आइसक्रीम और मेडिसिन सर्वाइव कर पाएँ। लिक्विड जेल्स अवेलेबल होता है आइस पैक्स में, जिसको आप जमा करके अपने जॉइंट पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेटा इस चैप्टर को हम यहीं पर कर रहे हैं एंड, मतलब पार्ट 1 यहीं पे कर रहे हैं, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बचा हुआ चैप्टर।